हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज जो इस लेक्चर में हमने पढ़ना है वो पढ़ना है, पहला हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जो डीएनए है उसको पैक कैसे करना है, उसको नीड क्यों है हमें पैकिंग करने की। सेकंड बेटा हमने यहाँ पे पढ़ना है, वो पढ़ना है एक्सपेरिमेंट्स, कि जो आज आप कहते हो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए किस तरह से कहते हो, इसके पीछे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो आज वो 3 एक्सपेरिमेंट जो हमारे +2 के सिलेबस में है वो हमने कवर करने हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं पैकेजिंग ऑफ डीएनए से। तो टॉपिक डालो पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है बच्चे, इससे पहले लेक्चर हमने एक चीज पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था बेस पेयर, तो यहां पे वो चीज कंसेप्ट काम में आएगी। चलो देखते हैं, बात करते हैं हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए से पहले एक डिस्कस करते हैं वुमेन सेल की। वुमेन सेल, ठीक है, वुमेन सेल का डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड का मतलब 2n सेल। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे कि इसके अंदर कितने बेस पेयर्स हैं हमारे पास। तो वुमेन सेल के डिप्लॉयड सेल में हमारे पास जो बेस पेयर है वो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। क्लियर है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, दो बेस पेयर का डिस्टेंस है। हमारे पास बेस पेयर कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁹ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास नंबर आता है वो आता है 2.2 मीटर। इसका मतलब जो डीएनए की लेंथ है हमारे सेल के अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर, वो कितनी है, 2.2 मीटर। वही दूसरी तरफ अगर मैं इकोलाई बैक्टीरिया के डिप्लॉयड सेल की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ बेस पेयर हैं, तो इसके अंदर है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। ठीक है, सेम यहां पे अगर मैं दो बेस पेयर का डिस्टेंस लूं तो कितनी हमारे पास 0.34 नैनोमीटर। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर, तो हमें वहां पे पता लगा था दो बेस, जो बेस पेयर है, जो दो बेस पेयर का डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4.6 इंटू 10⁻6 से, तो जो हमारे पास नंबर आता है वो आता है हमारे पास 10⁻³ मीटर। ठीक है बच्चे, तो आपको यहां से एस्टिमेट लग गया होगा कि हमारी जो डीएनए की लेंथ है वो कितनी है, 2.2 मीटर है ह्यूमन सेल के केस में। तो हमें जो नीड ऑफ पैकेजिंग की बात करें, नीड ऑफ पैकेजिंग क्यों करनी थी हमें, क्योंकि हम लोग क्या चाहते थे, वी वांट टू कीप डीएनए इन लेसर स्पेस। हम चाहते थे कि जो डीएनए है वो कम जगह गिरे। 2.2 मीटर अराउंड, ये 1 मीटर होता है, इसका डबल कर दो 2 मीटर, उसमें और 200 0.2 ऐड कर दो। ठीक है, इतनी लंबी डीएनए होती है। वो एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से अरेंज किया जाता है, इसके ऊपर हमने स्टडी करनी है। तो मैं आपको पहले बता दूं, नीड ऑफ पैकेजिंग हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि डीएनए की लेंथ ज्यादा थी, हम चाहते थे वो कम जगह में ही एडजस्ट हो जाए। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पैकेजिंग ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ेंगे पहले हम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, पहले जो हमने पैकेजिंग करनी है डीएनए की वो प्रोकैरियोट्स के अंदर करते हैं, उसके बाद हम यूकैरियोट्स पे आ गए हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्या होते हैं इनके पास, एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट सेल हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं है,
जो जेनेटिक मटेरियल को पकड़ कर रख सके। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे सेल में फैला हुआ है, ठीक है। देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, स्टिल डीएनए इज नॉट completely scattered throughout the cell, ठीक है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते बच्चे कि अगर इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ये वाली चीज, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो पूरे सेल में स्कैटर्ड है। नहीं, यहां पर सम बेसिक प्रोटीन, ठीक है, नॉट हिस्टोन क्या होता है अभी हम पढ़ने वाले हैं। नॉट हिस्टोन यहां पे डालो, सम बेसिक प्रोटीन, वो हिस्टोन नहीं है, हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। प्रोकैरियोट की हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, वो स्टोन प्रोटीन नहीं है, ठीक है। वो प्रोटीन कौन से हैं हम मान लेते हैं यहाँ पे पोलीअमाइन, ठीक है, पोलीअमाइन ये प्रोटीन है। तो जो हेल्प करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए का, देखो कैसे, अगर बोली यहाँ पे जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए वो कैसा है, देखो डीएनए इज पैक्ड इन फॉर्म ऑफ लार्ज लूप, ठीक है। यहां पे लार्ज लूप्स की फॉर्म में डीएनए जो है वो पैक्ड है। देखो किस तरह से, जैसे मैं यहां पे एक सेल बनाता हूं, ये मेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या मेरे पास जेनेटिक मटेरियल है इसका इस तरह से पैक्ड है, इस तरह से पैक्ड है। अब ये जो शेप लेता है इसको हम क्या कहते हैं, लूप, लार्ज लूप की फॉर्म में है। जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अभी इसके अंदर ये जो बना रहा हूं मैं डॉट डॉट, ये क्या है, सम बेसिक प्रोटीन्स हैं। क्या है ये, बेसिक प्रोटीन्स जो इस डीएनए को अपने अराउंड घुमा कर रखती हैं। इतनी बात क्लियर है। ये प्रोकैरियोटिक की है, बड़ी आसान है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ, किसकी तरफ, मतलब यूकैरियोट की तरफ। तो हेडिंग डालो पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हेडिंग डालो, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आपने। हेडिंग डालो पैकेजिंग ऑफ डीएनए, किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर पढ़ना हमने, ठीक है, यूकैरियोट्स। अगर बेटा मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इसमें मैं बात करूं किसकी, पैकेजिंग की, ठीक है, जो इसमें बच्चे पैकेजिंग है वो कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लेक्स है। किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें आपको छोटी सी चीज जाननी है, क्या, ये जो मैं आपके लिए बना रहा हूं ये क्या है आपके पास, हिस्टोन। बात यहां पे आई है, हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन एक प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है जो हेल्प करता है इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए में, जो डीएनए को क्या करता है, पैक करने में हेल्प करता है। इतनी सी बात है। अभी देखो बात करूं मैं क्या, देखो मैं बात करता हूं व्हाट आर हिस्टोन। अगर मैं बात करूं बेटा हिस्टोन क्या होता है,
तो देखो हिस्टोन क्या होते हैं, स्टोन स्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होते हैं। अब मैं बात करूं ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं, इसका भी रीजन लिखो। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ abundance of nucleic acid, नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ abundance of बेसिक अमीनो एसिड, या फिर आप सिंपल क्या लिख दो, अमीनो एसिड। ठीक है, वो अमीनो एसिड कौन कौन से हैं 2 मिनट बात करते हैं। वैसे जो यहां पे हैं वो लाइसिन है एंड आर्जिनाइन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सम बेसिक अमीनो एसिड हैं जैसे लाइसिन और आर्जिनाइन, ये यहाँ पे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से जो हिस्टोन है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इतनी बात आपको समझ में आती है। चलो बेटा, नेक्स्ट में यहाँ पे बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं क्या, टाइप्स ऑफ हिस्टोन की। टाइप्स ऑफ हिस्टोन। ठीक है, अगर मैं हिस्टोन की टाइप्स की बात करूं तो हमारे सिलेबस में जो है वो है 5 टाइप्स की, 5 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास है H2A, नंबर 2 हमारे पास है H2B। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है H3, नंबर 4 हमारे पास है H4, नंबर 5 हमारे पास है H1। ये 5 टाइप के हिस्टोन्स जो हैं हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। देखो ये किस तरह से अरेंज होते हैं, जैसे ये मेरे पास सेल है। ठीक है, अब देखो इसमें बनाता हूं मैं अलग अलग शेप की। जैसे ये मैंने बना दिया, ये मैंने कहा ये क्या है मेरे पास, H2A हिस्टोन प्रोटीन। इसको मैंने इस तरह से बना दिया, मैंने कहा ये हमारे पास है H2B हिस्टोन। ठीक है, ध्यान से। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर की बॉक्स में बना देता हूं और मैं इसको कहता हूं ये हमारे पास है H3। ठीक है, और मैं एक हिस्टोन और बनाता हूं और यहाँ पे H4। वैसे तो हमारे 5 हैं, बट मैंने यहाँ पे कितने बनाए, 4 बनाए हैं। जो एक है मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये हिस्टोन है किस तरह से एक सेल के अंदर रेंज है। उसके बाद देखो ठीक है, ये फिर से मैं बना रहा हूं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जो H2A है, ठीक है, और H2B है। अगर मैं इसके नंबर की बात करूं तो ये 2-2 नंबर में होते हैं। कितने नंबर में, 2-2 नंबर में, मतलब 2 H2A हैं, 2 H2B हैं, तो मैं इसको यहाँ पे 2 लिख रहा हूं। इसी तरह से मैं H3 के नंबर की बात करूं और H4 के नंबर की बात करूं तो ये भी कितने होते हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास कितने होते हैं, 2-2 नंबर में होते हैं। मतलब इधर देखो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ, क्या हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कितने तरह के स्टोन्स हैं, तो यहाँ पे 4 टाइप्स के स्टोन्स हैं। ठीक है, अगर बेटा मैं बात करूं कि कितने नंबर हैं यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर बताओ, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, मतलब टोटल 8 इन नंबर। इनका नंबर कितना है, 8 नंबर है। ठीक है, इसलिए 8 नंबर हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टामर। क्या कहते हैं, ऑक्टामर। इतनी बात क्लियर है। चलो अब मैं बात करूंगा ऑक्टामर के ऊपर थोड़ी सी। ठीक है, ऑक्टामर को हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से डोनेट करते हैं, तो इसकी अगर मैं बात करूं, देखो हिस्टोन ऑक्टामर की बात करूंगा मैं। देखो हम लोग जो बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर को वो सिलेंडर के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं। ये रहा आपके पास ऑक्टामर, ये क्या आपके पास एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ऑक्टामर। ठीक है, मैं बोलूंगा ऑक्टामर क्या होता है। ठीक है, ऑक्टामर क्या होता है, तो ऑक्टामर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। ठीक है, सेकेंडली ठीक है, ये जो बना होता है किसका बना होता है, जो ऑक्टामर है वो किसका बना होता है, मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। किस प्रोटीन के बने हैं ये, हिस्टोन प्रोटीन्स के बने हैं। ठीक है,
स्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, ऑक्टामर। अभी देखो, अब इसमें डीएनए किस तरह से अरेंज होता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो हिस्टोन है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। हमने पढ़ा है इसी प्रीवियस लेक्चर में, उसमें स्ट्रक्चर में देखा था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्या, ठीक है, यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो हिस्टोन है, सॉरी ऑक्टामर जो है हमारे पास, वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। देखो इसमें डीएनए इस तरह से अरेंज होता है। ये क्या मेरे पास एक ऑक्टामर है, ठीक है, एक ऑक्टामर है। यहाँ पे डीएनए इस तरह से अरेंज होता है, ये डीएनए है, इस तरह से अरेंज हो जाता है, ठीक है। और देखो, जो मैंने यहाँ पे एक प्रोटीन छोड़ा था, मैंने कहा था H2A, H2B, H3, H4, ये क्या हिस्टोन है, ठीक है, बट मैंने H1 छोड़ा था। H1 अब यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे H1 स्टोन होता है, ठीक है, H1 स्टोन होता है, जिसका काम क्या होता है बेटा, देखो इसका काम क्या होता है, डीएनए इसके ऑक्टामर पर अरेंज होगा, है ना, अरेंज होगा। तो यहाँ पे जो H1 स्टोन है वो काम करेगा किसका, सीलिंग ऑफ डीएनए ऑन ऑक्टामर। जो हमारे पास ऑक्टामर है उस पे, जो ये ऑक्टामर है, ठीक है, ये क्या हमारे पास ऑक्टामर है, इसके ऊपर जो डीएनए होगा इस तरह से रैप होगा, ठीक है। और यहाँ पे सील करने का काम किसका होगा, H1 हिस्टोन का होगा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। अभी देखो बेटा, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि जब ऑक्टामर है, इस पे जब डीएनए रैप कर जाए तब उसको एक टर्म देता है, उसको टर्म क्या देता है, न्यूक्लियोसोम, टर्म देता है न्यूक्लियोसोम। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोसोम वर्ड यूज किया गया एनसीईआरटी में। जब ऑक्टामर पर डीएनए रैप कर जाता है तब उसको एक टर्म दिया गया, क्या, न्यूक्लियोसोम। एनसीईआरटी एक चीज और कहती है, देखो क्या कहती है, ये देखो इस तरह से क्या कहते हैं ऑक्टामर, जो ये आपके पास ऑक्टामर है इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से सीक्वेंस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं देखो इस तरह से अरेंज होते हैं और इसके ऊपर डीएनए इस तरह से क्या होते हैं, रैप होते हैं, इस तरह से डीएनए क्या होते हैं, रैप होते हैं। वो क्या कहता है एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो इस पे जो बेस पेयर का नंबर है, कितना नंबर होता है, 200 बेस पेयर, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम पर कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। मतलब यहां से टर्न अगर स्टार्ट होता है, यहां पे समाप्त होता है, तो उसमें जो बेस पेयर की काउंटिंग होगी वो 200 बेस पेयर होगी, ठीक है। उसके बाद कहता है जब ये न्यूक्लियोसोम एक सीक्वेंस में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, अरेंज हो जाते हैं, तब अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो, इसमें अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आने वाली है, ये स्ट्रक्चर का इस तरह से नजर आनी है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग पे जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आने वाली है जब इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने वाले हो। इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, आपको छोटी चीज समझनी है। वैसे तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में कंफर्म करवा दिया था, बता दिया था, लेकिन फिर से यहाँ पे एक बार देख लो। क्या आपको समझना है, यहाँ पे आपको समझना है कि, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या समझना है आपको। जैसे मैंने कहा बीट्स ऑन स्ट्रिंग क्या होता है, जब आप ये ऑक्टामर हैं काफी सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, आप जो उसको माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हो तब आपको जो स्ट्रक्चर नजर आती है उसको आपने नाम दिया है क्या, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, है ना, एनसीईआरटी ने। उसके बाद देखो डीएनए है, ठीक है, क्या है, ये डीएनए है। डीएनए को आप कंडेंस कर दो, क्या कर दो, कंडेंस कर दो, ठीक है। ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, इसको आप कंडेंस कर दो, ये क्या कर दो आप, ये डीएनए का रैप है ना, इसको आप कंडेंस कर दो, तो आपने एक नाम दिया था क्या, क्रोमैटिन, ठीक है, क्या दिया था नाम, क्रोमैटिन। अब इस क्रोमैटिन को आप थोड़ा सा और कंडेंस कर दो, तो आप क्या नाम देते हो, क्रोमोसोम। क्या नाम देते हो बेटा, क्रोमोसोम। और आपने +1 की सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो क्रोमोसोम विजिबल है सेल डिवीजन, सेल साइकिल में, ठीक है, आपने देखा सेल साइकिल वाला चैप्टर, जब उसमें देखा था कि क्रोमोसोम आपको कब विजिबल होता है, तो एनसीईआरटी भी हमारे यहाँ पे मेंशन करती है मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज में, ठीक है। जो क्रोमोसोम आप देख सकते हो किस फेज में देख सकते हो, मेटाफेज फेज में देख सकते हो, ठीक है। देखो डीएनए एक लंबी सी चीज है जिसको आपने कंडेंस कर दिया, थोड़ा सा इकट्ठा कर दिया, तो आपने एक नाम दे दिया क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन को आप कंडेंस करते हो तो आप क्या नाम देते हो, क्रोमोसोम, जिसको आप देख सकते हो मेटाफेज स्टेज में। इतनी बात आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला आपके साथ, क्रोमैटिन की। किसकी बात करने वाला हूँ,
क्रोमैटिन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रोमैटिन को, यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रोमैटिन को दो टर्म में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वन इज, देखो वन इज यूक्रोमैटिन, वन इज यूक्रोमैटिन, ठीक है। और दूसरे को हमने कहा हुआ है हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैं बात करूंगा यूक्रोमैटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है। देखो यूक्रोमैटिन होता है लेस डेंस, ठीक है। ये थोड़ा लेस डेंस होता है। और इसके बात करूंगा ये क्या होता है, मोर डेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं वो अगर बात करूं, अगर मैं स्टेन करता हूं, स्टेन, तो यूक्रोमैटिन का स्टेन करेंगे तो ये लाइट स्टेन होगा, लाइट स्टेन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं हेट्रोक्रोमैटिक स्टेन करता हूं तो ये कैसा होगा, डार्क स्टेन होगा, क्लियर है। उसके बाद ये यहां पे देखो ट्रांसक्रिप्शनली, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सेंट्रल डोग्मा, यहाँ टॉपिक डालो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। देखो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, डीएनए है, ठीक है। डीएनए से हम लोग क्या बनाते हैं, डीएनए से हम लोग बनाते हैं आरएनए, ठीक है। डीएनए से आरएनए के बनाने का प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है बेटा। अब आरएनए से हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोटीन, आरएनए से बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। अभी ये क्या है, सेंट्रल डोग्मा। एक चीज और, अगर हम डीएनए से डीएनए की ही कॉपी बनाते हैं, अगर डीएनए है, डीएनए से हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। उसको क्या कहते हैं बेटा, रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन। या आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रो में मैंने पढ़ाया था, ये फर्स्ट लेक्चर में 02 है ये तो 01 में, तो वहां पे मैंने आपकी चीज बताई थी। बट यहाँ पे आपको क्या सीखना है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। ये आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। आपको क्या करना होता है, बस ये बनाना होता है, आपको बताना होता है डीएनए से आरएनए के बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है हमारे पास, ठीक है। आरएनए से हमने क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है, इसके ऊपर हमारे पास एक सेपरेट वीडियो है, जिसको हम लोग आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। दूसरी बात, डीएनए से अगर डीएनए की कॉपी बनानी है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। अभी देखो जो यूक्रोमैटिन है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब हमको ट्रांसक्रिप्शन करनी है। अगर डीएनए से डीएनए बनाना है, सॉरी डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो यूक्रोमैटिन का बना सकते हैं और हेट्रोक्रोमैटिन का नहीं बना सकते। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है, ये इनएक्टिव है, इसका हम लोग ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा है मेन टॉपिक, ये रही सारी बात हमारे पास पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पैकेजिंग ऑफ डीएनए खत्म कर लिया। अब हमने पढ़ना है एक्सपेरिमेंट। और कौन से एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, 3 एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है, ठीक है। वो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहां तक तो वैसे आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, क्या डालोगे, आपने डालना एक्सपेरिमेंट्स, ये पढ़ना हमने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। कौन से पढ़ने हैं एक्सपेरिमेंट, जो सर्च किए गए थे, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, किसके लिए, कि हमें पता लगाना था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ठीक है। आरएनए है कि डीएनए है कि प्रोटीन है, ठीक है। तो
इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सी रिसर्च की बात करूं, ठीक है, रिसर्च की बात करूं। देखो अगर मैं बात करूं 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, हमको न्यूक्लियस की डिस्कवरी दी। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। इसके बाद जब इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया, ठीक है, उसके बाद देखो 1856 से 63 तक जो काम किया, किसने काम किया, मेंडल ने काम किया, ठीक है, किसने, मेंडल ने। उसके बाद देखो बेटा 1900 में जब मेंडल की डिस्कवरी फेल हो गई, ठीक है, तो 1900 में इनके वर्क की क्या हुई, रीडिस्कवरी हुई। उसके बाद रीडिस्कवरी करने वाले कौन थे, सुटोन एंड बोवेली, ठीक है, सुटोन एंड बोवेली, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके वर्क को क्या किया, दोबारा से रीडिस्कवर किया। उसके बाद बेटा आए मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने कहा जो इनहेरिटेंस के लिए चीज पॉसिबल है, इनहेरिटेंस की जो चीज पॉसिबल है, उन्होंने कह दिया कि क्रोमोसोम है वो चीज, क्या है, क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम उन्होंने कह दिया। उसके बाद हमें पता था कि जो क्रोमोसोम है किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के ऊपर 3 चीजें होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, डीएनए होती हैं, आरएनए एंड प्रोटीन। उसके बाद क्या था बच्चे, उसके बाद साइंटिस्ट की एक रेस सी लग गई कि हमें पता करना है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। न्यूक्लियस में तो ये तीनों हैं, बट एक्चुअल में वो डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। इसके ऊपर बच्चे एनसीईआरटी लिखती है, 1926 में एनसीईआरटी लिखती है, 1926 में क्वेस्ट स्टार्ट हो गई। क्वेस्ट मतलब खोज स्टार्ट हो गई, टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इसके ऊपर क्या स्टार्ट होगी, क्वेस्ट स्टार्ट होगी। क्वेस्ट मतलब खोज स्टार्ट हो गई, ठीक है, सभी की। उसके बाद देखो 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का था, ठीक है, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मिंग। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 1928 में कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद इन्हीं के एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल नेचर जानने के लिए 3 साइंटिस्ट थे, अवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1944 तक, ठीक है, इन्होंने 1944 तक किया एक्सपेरिमेंट। उसके बाद देखो हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट आया, हार्शे एंड चेज, ये काफी फेमस था। इसका नाम था ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। अब हार्शे एंड चेज ने ही 1952 में बता दिया कि डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इतनी बात क्लियर है। हार्शे चेज ने 1952 में बता दिया कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। चलो फर्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेडिंग डालो, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कब करा, 1928 में करा, ठीक है बच्चे। अभी देखो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया सेलेक्ट किया, कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया सेलेक्ट किया। स्ट्रेप्टोकोकस का नाम था निमोनियाई, ठीक है। ये क्या करता है बच्चे, ये निमोनिया कोस करता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियस लिया उन्होंने और इनको उन्होंने कल्चर मीडियम में ग्रो किया, किसमें, एक कल्चर मीडियम में ग्रो किया। तो इनको 2 तरह के स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिले,
2 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिले, ठीक है। एक था R स्ट्रेन वाला, एक था क्या R स्ट्रेन वाला, दूसरा था S स्ट्रेन वाला, S स्ट्रेन वाला। दो तरह के हमको क्या मिले, बैक्टीरिया मिले, एक R स्ट्रेन वाला और एक S स्ट्रेन वाला, ठीक है। अगर मैं R स्ट्रेन की बात करूं, R स्ट्रेन की बात करूं, मैं यहां पे बनाता हूं इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बताता हूं ये इस तरह से। उसके बाद जब R स्ट्रेन को होस्ट के अंदर एंटर कराया गया, ठीक है। जब R स्ट्रेन को एंटर कराया गया किसके अंदर, होस्ट के अंदर, तब देखो क्या हुआ, होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट का जो इम्यून सिस्टम था उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको पता लग गया, उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया और इस R स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज एंड किल देम, और इस R स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को मार दिया और उसको कोई डिसीज नहीं हुई। देखो स्ट्रेप्टोकोकस डिसीज करते थे, कौन सी, निमोनिया। देखो जब ग्रिफिथ ने इसको कल्चर मीडियम में ग्रो किया, उसको दो तरह के स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिले, एक R स्ट्रेन वाले और एक S स्ट्रेन वाले। जो R स्ट्रेन वाला था, जब इसको होस्ट के जीनोम इम्यून सिस्टम होस्ट के अंदर डाला गया, तो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम था उसने इस R स्ट्रेन को रिकॉग्नाइज कर लिया, पता लगा लिया और उसको मार दिया, और उसको निमोनिया नहीं हुआ। मतलब ये जो R स्ट्रेन वाला था ये कैसा था, नॉन वायलेंट था, नॉन, एनसीईआरटी लिखती है नॉन वायलेंट, ठीक है। मतलब इससे होस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद बेटा मैं S स्ट्रेन की बात करूं, ठीक है। जब इसको होस्ट के अंदर डाला गया, किसके अंदर, होस्ट के अंदर डाला गया, तो होस्ट इम्यून सिस्टम नॉट रिकॉग्नाइज, उसको पता नहीं लगा, ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज। क्यों नहीं पता लगा, इसका एक रीजन लिखते हैं हम लोग। देखो जो ये था एनसीईआरटी लिखती है, ये था, इसके ऊपर ये इस तरह से है, ठीक है, और इसके ऊपर एक लेयर थी, एक क्या थी, लेयर थी, जो किसकी थी, म्यूकस की थी, ठीक है, जो थी म्यूकस की। और अगर बात करें इसका केमिकल नेचर, बना किससे था ये, तो एनसीईआरटी लिखती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की ये लेयर थी, जो क्या कर रही थी, होस्ट की इम्यून सिस्टम से बचा रही थी। होस्ट का इम्यून सिस्टम इसको पहचान नहीं पा रहा था R स्ट्रेन को, और वो अफेक्टेड हो जा रहा था, उसको निमोनिया हो जा रहा था, ठीक है। तो मतलब ये कैसा था, वायलेंट था, मतलब इससे जिसके अंदर एंटर कर रहा था उसके अंदर जाके वो होस्ट अफेक्टेड हो जा रहा था, और वो क्या हो जाता था, किल हो जा रहा था। इतनी बात आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्या किया उन्होंने। देखो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने जो किया, R स्ट्रेन लिया, क्या लिया, R स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, लाइव, कैसा लिया, लाइव बैक्टीरिया लिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट इनटू माइस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, R स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया लाइव, और किसके अंदर डाल दिया, माइस के अंदर डाल दिया। तो माइस का जब चेक किया तो माइस क्या था, अलाइव था, माइस अलाइव था, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नंबर 1, नंबर 2 पे उन्होंने क्या किया, S स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, ठीक है, और लाइव लिया, मतलब लाइव बैक्टीरिया से लिया, ठीक है, और इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर, इंजेक्ट इनटू माइस। जब उन्होंने माइस को इंजेक्ट कर दिया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि माइस जो है वो डेड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो उसको उन्होंने क्या किया, थर्ड नंबर पे उन्होंने क्या किया, S स्ट्रेन लिया और इसको क्या कर दिया, हीट करके किल्ड कर दिया। S स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, ठीक है। S स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको हीट करके किल्ड कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया इनटू माइस, तब उन्होंने देखा कि जो माइस है वो क्या है, अलाइव है, माइस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो नॉर्मल जिंदा है। उसके बाद देखो नंबर 4 पे उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया, S स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, जो कि कैसा था, हीट किल्ड था,
हीट किल्ड था, ठीक है। प्लस प्लस हीट किल के साथ उन्होंने क्या डाला यहाँ पे, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाला, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाला, जो कि कैसा था, लाइट था। जब इन दोनों का मिक्सचर इंजेक्ट किया गया, इंजेक्ट इनटू माइस, जब इन्होंने माइस में डाला तो देखा कि जो माइस है वो क्या है, डेड हो चुका है, ठीक है। और डेड होने के बाद, बेटा देखो, डेड होने के बाद इसका जब एनालाइज किया, मरा क्यों, इसके अंदर जो पाया गया, इसके अंदर जो पाया गया वो एस स्ट्रेन मिला। क्या मिला, एस स्ट्रेन वाला मिला, ठीक है, एस स्ट्रेन मिला। मतलब कहने का ये है कि कोई ना कोई चीज ऐसी थी जो ये हीट क्रिएट से ट्रांसफर हो रही थी, किसके अंदर, आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है, आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हो रही थी और वो माइस को मारने का काम कर रही थी। फिर देखो क्या किया, फिर देखो क्या किया उन्होंने, आगे देखो यहां पे, देखो उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने उन्होंने देखो बताया कि क्या बताया, इस तरह से बताया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उसमें इन्होंने बताने की कोशिश की, ये समझने के लिए सिर्फ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये है एस ट्रेन है, ठीक है, कैसा है ये, एस ट्रेन है, ठीक है, एस स्ट्रेन, जो कि कैसा है, हीट कील्ड है, हीट कील्ड है, ठीक है। उन्होंने कहा कि एस ट्रेन से जब इसमें इन्होंने रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाला, ठीक है, एस ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाला, तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई एस ट्रेन जो है वो क्या दे रहा है, किसको दे रहा है, ये आर स्ट्रेन है, क्या है, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को कोई ना कोई चीज एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रही है और इसको कन्वर्ट कर देती है, किसके अंदर वो कन्वर्ट कर देती है, इसको वो कन्वर्ट कर देती है एस स्ट्रेन के अंदर, एस स्ट्रेन के अंदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सम सम बायोकेमिकल, सम बायोकेमिकल, ठीक है, अगर इसी को मैं लिख दूं, सम बायोकेमिकल, किससे, फ्रॉम फ्रॉम हीट किल्ड, फ्रॉम हीट किल्ड, हीट किल्ड, फ्रॉम हीट किल्ड, ठीक है, एस्ट्रेन, फ्रॉम हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। देखो देखो सम बायोकेमिकल फ्रॉम हीट किल्ड बैक्टीरिया किसके अंदर जा रही है, एस्ट्रेन के अंदर जा रही है और उसको कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्ट कर देती है किसमें, कन्वर्ट कन्वर्ट आस्ट्रेन, आस्ट्रेन इनटू इनटू एस स्ट्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से वो माइस जो है वो किल हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो ड्रॉबैक रह गया, हमें बायोकेमिकल नेचर नहीं पता था, हमें हमें केमिकल केमिकल नेचर नॉट नोन, ठीक है, यहाँ पे हम केमिकल नेचर नहीं जानते थे। जो चीज आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रही है, देखो जो चीज एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रही है वो चीज क्या जा रही है, वो चीज यहाँ पे नहीं पता था, लेकिन हमें पता था कि कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये सारा क्या था हमारे पास, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं आपके साथ, देखो नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के ऊपर 3 साइंटिस्टों ने वर्क किया, ठीक है, ये पता लगाने के लिए वर्क किया कि जो इसका बायोकेमिकल नेचर है वो क्या है, ठीक है। तो उनका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो अभी क्या था, अगला साइंटिस्ट था, देखो बायोकेमिकल बायोकेमिकल characterization of
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जो कब किया गया, ये 1944 तक खत्म किया गया, ठीक है। अभी देखो इन्होंने क्या करा, इसमें 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, अवरी, मैं पहले भी लिख चुका हूं, मैकार्टी एंड मैक्लियोड, ने वर्क करा इसके ऊपर, ठीक है, कब करा, 1944 के अंदर, ठीक है। अभी देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, जो केमिकल था उसको प्यूरिफाई किया, बायोकेमिकल्स फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का, किसका, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का बायोकेमिकल किया। अब वो क्या क्या होते हैं, डीएनए हो सकता था, आरएनए हो सकता था और प्रोटीन हो सकता था, ठीक है। यहां पे आपको एक चीज जाननी है, क्या जाननी है कि यहां पे डीएनए क्या होता है। डीएनए एनसीईआरटी में लिखा है, ये बेटा एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट कर लेती है। अभी समझ में आएगा आपको। देखो इन्होंने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, वन बाय वन समझना। 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए बेटा, देखो ये टेस्ट ट्यूब लिया इन्होंने, ठीक है, एक ये लिया, एक टेस्ट ट्यूब ये लिया, एक टेस्ट ट्यूब ये लिया, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर उन्होंने जो प्यूरिफाई किया था ये चीजें, इसके अंदर सभी के अंदर डाल दी उन्होंने, ठीक है, इसके अंदर सभी के अंदर क्या कर दी, डाल दी। उसके बाद प्लस इसके अंदर एक चीज और ऐड करी उन्होंने, ये ऐड करी क्या, डीएनए ऐड करा, ठीक है। डीएनए क्या होता है, जो इसके अंदर डीएनए होगा उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। और क्या डाला इसके अंदर, आरएनए डाला, ठीक है, जो इसके अंदर आरएनए होगा वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। और जो प्रोटीन था बेटे, प्रोटीन को इंटैक्ट छोड़ दिया, उससे उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करी, इंटैक्ट इसके अंदर ही प्रोटीन को क्या किया, छोड़ दिया, जैसे था वैसे ही पड़ा रहा। अभी जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने इसका जेनेटिक मटेरियल जब चेक किया यहाँ पे, तो उन्होंने पाया कि नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन, मतलब आर स्ट्रेन की यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। देन देखो इसमें देखो क्या क्या उन्होंने, इसमें उन्होंने जो डाला उसमें डाला डीएनए डाला, ठीक है, और प्रोटीएज डाला जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है, और इसमें आरएनए इंटैक्ट छोड़ दिया, इसके अंदर ऐसे ही पड़ा रहा, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़खानी उन्होंने नहीं करी। तब उन्होंने चेक किया कि नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन, मतलब इसके अंदर भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर उन्होंने आरएनएस डाल दिया, ठीक है, और प्रोटीज डाल दिया, क्या डाल दिया, और प्रोटीज डाल दिया, और इसके अंदर डीएनए क्या किया उन्होंने, इंटैक्ट छोड़ दिया, डीएनए को कोई छेड़खानी नहीं करी। उसके बाद जब चेक करा तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, इसके अंदर क्या हुई थी, ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, बट ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, तो उन्होंने बताया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, बट मैनी साइंटिस्ट वर नॉट एग्री, वो सहमत नहीं थे इसके एक्सपेरिमेंट के साथ, मतलब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था इनके साथ बहुत से साइंटिस्ट, ठीक है, वो क्या थे, एग्री नहीं थे, उन्होंने माना नहीं इस बात को। इसके बाद देखो बच्चे, जो हमने पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हार्से एंचे एक्सपेरिमेंट है, वो समझो, ठीक है। ये चीज होगी आपके क्लियर। चलो मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है मेरे जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक बार में समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप इसको शायद वीडियो 2 बार भी देखनी पड़ जाए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो आप, नेक्स्ट आपके पास है हार्से एंचेस एक्सपेरिमेंट, क्या है,
हार्सी एंड चीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 2 मिनट में इसको इंक पिला दूं, मार्कर का इंक खत्म हो चुका है। ठीक है, हार्सी एंड चीज एक्सपेरिमेंट। हार्सी एंड चीज एक्सपेरिमेंट की बात करें, चलो देखो, हार्सी एंड चीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टॉपिक डालो, हार्सी एंड चीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। इतनी बात को क्लियर है? चलो अभी देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमें दे दिया था, इन्होंने हमें ना 1952 में करा था। कितने में? 1952 में। 1952 में ही बता दिया था कि डीएनए का जो डीएनए है वही क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इतनी बात। चलो नेक्स्ट देखो आप, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के 2 बैक्टीरिया चाहिए थे इनको। एक इन्होंने लिया इकोलाई बैक्टीरिया। क्या लिया? इकोलाई बैक्टीरिया लिया। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में वो किया बैक्टीरियोफेज का यूज, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बात करेंगे बैक्टीरियोफेज क्या होता है। देखो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं, जो क्या करते हैं, अटैक 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 ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को ही किल करते हैं, मतलब बैक्टीरिया पे ही अटैक करते हैं। और जो इन्होंने ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट में वायरस लिया था उसका जीनोम जो था वो डीएनए जीनोम लिया था। ठीक है, डीएनए जीनोम था उस वायरस के पास। ठीक है, वैसे तो वायरस में आरएनए होता है, बट इन्होंने ऐसा वायरस लिया इसके बाद डीएनए जीनोम होता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या इन्होंने जो यूज किया वो क्या, रेडियो आइसोटॉप्स का यूज किया, रेडियो आइसोटॉप्स का यूज किया। देखो रेडियो आइसोटॉप्स जो इन्होंने लिए, ठीक है, रेडियो आइसोटॉप्स। ठीक है, अभी देखो जो इन्होंने रेडियो आइसोटॉप लिए, दो लिए, एक उन्होंने लिया सल्फर, दूसरा बेटा उन्होंने लिया फोस्फोरस। ठीक है, जो सल्फर होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है डीएनए आरएनए, सॉरी प्रेजेंट इन प्रोटीन। जो सल्फर होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन प्रोटीन। ठीक है, और जो फोस्फोरस होता है वो बेटा प्रेजेंट इन डीएनए, ये डीएनए में होता है। दूसरी बात जो इन्होंने आइसोटॉप दिए थे, रेडियो आइसोटॉप, देखो वैसे जो सल्फर होता है, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना था? 32। बट इन्होंने कैसा लिया आइसोटॉप? इन्होंने लिया S35 वाला। ठीक है, S35 वाला। ठीक है, 35। जो S32 होता है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है। उसके बाद इन्होंने जो फॉस्फोरस लिया, वैसे कितना होता है फॉस्फोरस का? P31 होता है, बट इन्होंने लिया P32। देखो P31 जो होता है वो होता है नॉर्मल। ठीक है, ये होता है रेडियो एक्टिव। अभी इतनी बात क्लियर है? अभी देखो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने लिया बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे लिया बीकर लिया। ठीक है, इन्होंने लिया बीकर, एक बीकर ये लिया, एक बीकर ये लिया। ठीक है, अभी इसके अंदर जो सल्फर लिया उन्होंने कैसा लिया? सल्फर 35। इसके अंदर जो ग्रो किया वो बैक्टीरियोफेज ग्रो किया। उन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफेज को इसके अंदर ग्रो किया। ठीक है, और इसके अंदर जो लिया उन्होंने P32 लिया, इसके अंदर उन्होंने क्या ग्रो किया? बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, ये क्या है हमारे पास? बैक्टीरियोफेज। देखो ये क्या है हमारे पास? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब जो 35 में उन्होंने जिसको ग्रो करा था, इसमें सल्फर S35 में, इसमें क्या था? प्रोटीन जो था वो रेडियो एक्टिव था, और जब इन्होंने इस बैक्टीरिया फेज को ग्रो किया, ये भी क्या है हमारे पास? बैक्टीरियोफेज।
फेज है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव था वो था हमारे पास डीएनए, डीएनए रेडियो एक्टिव था इसके अंदर, रेडियो एक्टिव, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अभी समझ में आ गई पूरी बात। अभी देखो क्या क्या उन्होंने, अभी देखो नेक्स्ट, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं एक्सपेरिमेंट को इसमें सीक्वेंस में करूंगा, ठीक है। चलो देखो आप, देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखो क्या करा, इन्होंने अभी देखो क्या करा उन्होंने, पहला स्टेप, पहला उन्होंने इन्फेक्शन करवा दिया, इन्फेक्शन करवाई, ठीक है। इन्फेक्शन का मतलब देखो, ये क्या हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया है, ये मेरे पास इकोलाई बैक्टीरिया कैसा, अब मैं इधर बनाता हूँ, फिर एक्सपेरिमेंट आएगा नहीं पूरा, नहीं तो ये है मेरे पास इकोलाई बैक्टीरिया है, इसका जीनोम ये रहा, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल ये रहा, उसके ऊपर इन्फेक्शन करवाई, ठीक है, इन्फेक्शन करवाई, जैसे इस तरह से इन्होंने क्या किया, वायरस के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, इसके पास वायरस को अटैच कर दिया। ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं किसका केस, प्रोटीन का केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये S35 वाला जो किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फेक्शन करवाएंगे, यहाँ पे भी सेम करेंगे इन्फेक्शन, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग इसमें कर रहे हैं P32 में, जो किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो अभी देखो, अभी जब हमने इसका इन्फेक्शन करवाया तब क्या होता है, तब देखो क्या होता है, तब ये तो इकोलाई बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल ये रहा, उसके बाद इन्फेक्शन करवाने के दौरान जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा अंदर, ठीक है, इस तरह से क्या जाएगा, एंटर कर जाएगा इसके अंदर, ये क्या रहेगा, खाली कोट रह गया, उसका खाली छिलका रहेगा। सेम इधर भी, सेम इधर भी, ठीक है, सेम इधर भी। ये क्या है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, ये क्या मेरे पास इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, ये मेरे पास इकोलाई बैक्टीरिया, ये बना दिया मैंने क्या, बैक्टीरियोफेज, इसका जेनेटिक मटेरियल। अब मैं यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एंटर करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये रहा हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया, इसका जेनेटिक मटेरियल का कोड ये रहा, ठीक है। ये क्या हमारे पास कोड, किसका कोड है, ये बैक्टीरियोफेज का, उधर भी बैक्टीरियोफेज, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल इसका इकोलाई का खुद का, और ये इस बैक्टीरियोफेज का। इतनी बात आपको क्लियर है? बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर अटैक कर देते हैं। अब इतनी बात आपको क्लियर है? उसके बाद उन्होंने क्या करवाया, पहला इन्फेक्शन, दूसरा उन्होंने करवाया ब्लेंडिंग। क्या करवाया, ब्लेंडिंग। देखो ब्लेंडिंग का मतलब होता है शेक करवा देना, शेक उन्होंने ब्लेंडिंग करवाई, शेक इसलिए करवाया ताकि जो कोट यहाँ पे चिपका हुआ है, जो ये कोट इस इकोलाई बैक्टीरिया के साथ चिपका हुआ है, ये क्या हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए। देखो किस तरह से, देखो इसमें जो डायग्राम बनाओगे आप कुछ इस तरह से बना देना, ठीक है। जो ये कोट है यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर ऐसे बना देता हूँ नीचे करके, ठीक है। ये आपके पास इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके बाद जो कोट है, ये देखो कोट, ये कोट इससे डिटैच हो गया, इससे क्या हो गया, डिटैच हो गया। क्लियर है? सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी ब्लेंडिंग, ठीक है। क्या करवाया उन्होंने, ब्लेंडिंग करवाया, इसका ब्लेंडिंग करवाने का मकसद ये था कि ये कोट इस इकोलाई के साथ अटैच था ना, वो कोट निकल जाए। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट थर्ड में उन्होंने करवाया सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, इस तरह से मशीन होती है एक, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से टेस्ट ट्यूब जुड़े होते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये देखो ये क्या होता है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब यहाँ पे जुड़े होते हैं और ये रोटेट करता है, इस तरह सेंट्रीफ्यूगेट करता है, ठीक है। या फिर आप कभी डेयरी मिल्क और जहाँ पे दूध वगैरह मिलता है वहाँ जाके फैट वगैरह चेक करते हैं, वहाँ पे ये मशीन आपको इजीली देखने को मिल जाती है। फिर लैब वगैरह में आपने देखी होगी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज डाल के सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जो ये नीचे वाली चीज होती है, नीचे जो आके बैठ जाती है, इसको कहते हैं पैलेट। और जो ये ऊपर होता है, इसको कहते हैं सुपरनेटेंट। क्या कहते हैं इसको, सुपरनेटेंट कहते हैं, ठीक है। अभी देखो सुपरनेटेंट कहते हैं। अभी उन्होंने जब ये किया तो इसका जब चेक किया पैलेट, तो पैलेट के अंदर नो रेडियो एक्टिव, इसके अंदर नो
रेडियो एक्टिव, इसके अंदर कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं था। उन्होंने को जो नीचे वाला पैलेट मिला ना, पैलेट में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। दूसरे साइड जब इन्होंने P31 की तरफ चेक किया, थर्ड नंबर, इधर क्या किया उन्होंने, सेंट्रीफ्यूगेशन इधर भी करवाई, सेंट्रीफ्यूगेशन इधर भी करवाई। जब उन्होंने इधर चेक किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, सेम मशीन के अंदर, जब इन्होंने चेक किया, इसके अंदर भी पैलेट था। ये क्या था, सुपरनेटेंट। जो इसका पैलेट था, जो इसका क्या था, पैलेट था, वो कैसा था, रेडियो एक्टिव था। इसका पैलेट जो था वो था अपने पास रेडियो एक्टिव था। ठीक है, इसका मतलब रेडियो एक्टिव होने का मतलब पैलेट में क्या था, डीएनए होता है। ठीक है, ई कोलाई का डीएनए पैलेट में था, और पैलेट ई कोलाई का डीएनए, ध्यान सुनना, देखो जो पैलेट होता है उसमें ई कोलाई का क्या था, डीएनए था। और वो डीएनए जो था ई कोलाई का कैसा था, रेडियो एक्टिव था। लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए किसका था, ध्यान सुनो, रेडियोएक्टिव डीएनए था वायरस का जो रेडियोएक्टिव डीएनए था वो ई कोलाई के डीएनए में मिक्स हो गया। इसका मतलब डीएनए क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है जेनेटिक मटेरियल में दूसरे सेल के। ई कोलाई के सेल में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ था वो क्या हुआ था, इसका डीएनए हुआ था। अभी समझ में आया। तो रेडियोएक्टिव दे पाया गया पैलेट, इसका मतलब यहां से प्रूव हो गया कि जो डीएनए ही जो है हमारे पास क्या है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक बार इसका पूरा ओवरव्यू ले लो। देखो क्या क्या उन्होंने, पहली बात समझो, मेरे पास क्या था, एक वायरस था, सॉरी बैक्टीरियोफेज था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर अटैक करता है। अब इसका केस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। देखो इसका जो वायरस था, वायरस का डीएनए कैसा था, रेडियो एक्टिव था। मतलब ये वायरस का जो देखो ये वायरस है ना, इसका जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था। अब ई कोलाई है, ई कोलाई का डीएनए रेडियो एक्टिव तो नहीं था, सिंपल था वो। जब हमने इसकी इन्फेक्शन करवा दी, इसको मिक्स करवा दिया, ठीक है, जब हमने लास्ट में चेक करा सेंट्रीफ्यूगेट करके, तो इसका जो पैलेट था, पैलेट के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, और सुपरनेट के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो पैलेट था वो रेडियो एक्टिव था। तो हमने देखा कि इसके अंदर से जो डीएनए वाला है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए इसके अंदर आया है, वो डीएनए ई कोलाई के डीएनए के अंदर मिक्स हो चुका है। तो तभी तो इसका जो डीएनए है वो कैसा आ रहा है, रेडियो एक्टिव शो कर रहा है। तो हमने बता दिया, हमने नहीं बताया, अपना ब्लाइंडिंग्स में हरसेन चेस ने बताया कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। और कब बताया था, 1952 में। क्लियर है। अब इसके बाद आप पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।